अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज जो है वो सामने आई है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, इस पर बात करेंगे। उसके बाद अंग्रेजो मिनिमम विताल का नया शेड्यूल 2025 जारी कर दिया गया है। कौन से लोग अंग्रेजो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकते हैं, आपकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, इनकम माहाना सालाना कितनी होनी चाहिए, बच्चे फैमिली मेंबरान कितनी होनी चाहिए, इस पर डिटेल के साथ बात करूंगा। लाजमी तौर पे इस टॉपिक को पूरा सुनिएगा। अगर आप अंग्रेजो मिनिमम विताल रिसीव कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं तो ये काफी अहम टॉपिक है। उसके बाद सिर्फ बच्चों को अगर स्पेन में आप लेके आना चाहते हैं तो उसका कौन सा तरीकाकार है, इस पे काफी फैमिलीज और दोस्तों की तरफ से कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद यूरोपियन पासपोर्ट पे आप कनाडा किस तरह सेटलमेंट कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। इस पे भी काफी दोस्तों ने यूरोप के दूसरी कंट्री से भी क्वेश्चन किया है, तो इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन सा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी खबर है, इसका लिंक नंबर 1 मिलेगा। उसके बाद अंग्रेजो मिनिमम विताल का जो नया शेड्यूल 2025 जारी किया गया है, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। आप दोनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौन सी अच्छी खबर है जिसपे जल्द अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। आपको पता है कि जब भी हम पाकिस्तान में जाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम एक बंदे के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसको भी रजिस्टर्ड होना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो वो बंद हो जाता है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। इस तरह के काफी मामला हैं जिसकी वजह से काफी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो परेशान रहे हैं। अब उस पर हुकूमत ने एक नई अनाउंसमेंट किया है, इसमें टूरिस्ट को शामिल किया गया है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को शामिल किया गया है कि उन पे ये पाबंदी लागू नहीं होगी, बल्कि वो 120 दिन तक अपने मोबाइल को बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी फीस के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी अच्छी अपडेट है जिसकी डिटेल आपको नीचे लिंक नंबर 1 में मिल जाएगी। आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अंग्रेजो मिनिमम विताल की। नया शेड्यूल 2025 जारी कर दिया गया है। काफी अहम मालूमात है, इसको मैं तफसील के साथ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं ताकि आप सही तौर पे इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपने अंग्रेजो मिनिमम विताल अभी तक नहीं लगवाई और आप जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, आप या आपकी फैमिली जो है वो आप इकट्ठे रहते हैं और आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि आप सही तौर पे अपना गुजर बसर कर सकें, प्रॉब्लम्स में हैं, तो ये लाजमी तौर पे आप पे आसानी है कि आप अंग्रेजो मिनिमम विताल अप्लाई करके इससे फायदा उठा सकते हैं। जो तफसील मैं आपको बताने लगा हूं इसको गौर से सुनना है और इस पे अमल करना है। वैसे अगर रीड करना चाहते हैं स्पेनिश में तो नीचे लिंक नंबर 2 भी मैं आपको दे रहा हूं। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं वहां पे लिंक पे भी आपको ग्राफ में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो एलिजिबल है अंग्रेजो मिनिमम विताल के लिए, वो कौन कौन से हैं। 23 साल से उम्र आपकी ज्यादा होनी चाहिए। स्पेन के अंदर 1 साल से ज्यादा अरसा आपको रहते हुए होना चाहिए। आप लीगल हों, जहां पे रेजिडेंट लीगल हों आप। उसके साथ साथ आप माली मुश्किलात का शिकार हों तो आप अंग्रेजो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजो मिनिमम विताल कोरोना के बाद शुरू की गई है और काफी अहम स्कीम है जिसमें अब लाखों खानदान जो है वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। अब इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं कि आपकी कितने फैमिली मेंबर हैं, आप मुश्तमिल हैं, तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप एक ही बालग हैं, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहती, आप अकेले हैं और बालग हैं, या आपकी फैमिली होम कंट्री में आप अकेले रहते हैं, तो फिर भी आप अंग्रेजो मिनिमम विताल अप्लाई करने के लिए वाजिब हैं, लीगल हैं। इसका क्या क्राइटेरिया है, आप अगर महीने का इस वक्त 658 यूरो महीने की आपकी अर्निंग है, इससे कम है, तो आप अंग्रेजो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकते हैं। वो तकरीबन बनती है 7,903 सालाना। साल की अगर आपकी इतनी इनकम है तो फिर आप अंग्रेजो मिनिमम विताल, इससे अगर कम है तो अंग्रेजो मिनिमम विताल के लिए आप एलिजिबल हैं। अंग्रेजो मिनिमम विताल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी कि एक बड़ा फैमिली मेंबर है और एक मिनोरी दाद है, यानी कि 18 साल से कम है, तो फिर आपकी अगर महीने की जो इनकम है, जो तनख्वाह है या सैलरी है, वो 733 है और सालाना 10,274 से कम है,
तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंग्रेसो मिनिमा विताल। अगर आप फैमिली के मेंबर एक हैं, बड़े हैं और 2 छोटे बच्चे हैं, तो फिर आपकी माहाना 903 से अगर कम है और सालाना 12,644 यूरो से जो है वो कम है, तो फिर भी आप इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 बड़े हैं और 2 आपके बच्चे हैं छोटे, तो फिर आपकी अगर माहाना 1251 यूरो आपकी इनकम है या इससे कम है, तो सालाना जो है 15,015 यूरो है आपकी, और इससे या कम है या बराबर है, तो फिर भी आप इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप तरहीता नमरोसा रखते हैं, चाहे आपके 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं या इससे ज्यादा हैं, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, और आपकी महीने की अगर 1448 यूरो इसके बराबर या इससे कम, या सालाना 17,386 यूरो इसके बराबर या इससे कम है, तो फिर भी आप इंग्रेसो मिनिमा विताल के लिए एलिजिबल हैं और आप इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई करके ले सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक नंबर 2 नीचे मौजूद, आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिर्फ बच्चों को स्पेन अगर आप लेके आना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। अब अगर आपकी पहली शादी से कोई बच्चे हैं, अब आपने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से भी आपके बच्चे हैं, तो अब आप ले के आना चाहते हैं, आपको अदालत की तरफ से गार्डियन मिल चुकी है पहले बच्चों की, या आपकी पहली वाइफ ने भी शादी कर लिया, तो वो आपने अदालत के जरिए बच्चे अपने पास ले लिए हैं, उनकी कस्टडी ले ली है, लीगल कस्टडी जिसको बोलते हैं, या गार्डियनशिप। अब यहां पे सिचुएशन क्या होगी, आप यहां पे स्पेन में है, क्या उनको लेके आ सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं उन डॉक्यूमेंट की मदद से जो कि अदालत ने आपको दिए हैं, लेकिन स्पेन के कानून के मुताबिक आपको एक काम करना होगा, वो ये करना होगा, ये याद रखें कि अदालत ने आपको कस्टडी दी है, अदालत ने आपको गार्डियनशिप दी है, लेकिन अदालत ने ये हुक्म भी साथ दिया होता है कि अगर बच्चे वालिद के पास हैं तो मां को इतने अरसे बाद लाजमी तौर पर मिलने की इजाजत है। अगर मां के पास बच्चे हैं तो वालिद उनसे मिल सकता है जितना भी अदालत अरसा तय करती है। जब आप अपने बच्चों को यहां पे ले आएंगे तो वो फिर मुलाकात किस तरह कर सकेगा या कर सकेगी, तो यहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी इजाजत लेना जरूरी है। इस वजह से स्पेन का ये कानून कहता है कि वो लिख कर दें कि मुझे कोई एतराज नहीं है, यानी कि मां है तो बाप के लिए, बाप है तो मां के लिए, कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे बच्चों को ये इसका वालिद जो है या वालदा बाहर लेके जा सकती है। तो इस तरह से वो अपने बच्चों को बुलवा सकते हैं अपने साथ, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सारा प्रोसेस वैसे ही करने की कोशिश करेंगे तो डीएनए टेस्ट में मां मैच नहीं करेगी, तो वहां पे आगे प्रॉब्लम होगी और आपके बच्चे नहीं आ सकेंगे। इस वजह से कानूनी तौर पे जो तरीकाकार है वो अपनाएं और उसके मुताबिक अपने बच्चों को अपने पास लेकर आएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन पासपोर्ट पे कनाडा सेटलमेंट जो है हम किस तरह कर सकते हैं। यहां पे आपको ये बताता चलूं कि यूरोपियन पासपोर्ट पे जो कनाडा की सेटलमेंट है, सबसे पहले तो कुछ दोस्तों की ये गलत फहमी है कि शायद कनाडा भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर है तो बड़ा इजीली हम यहाँ की नेशनलिटी पे फ्लाई करेंगे, वहां जाएंगे और जाते काम शुरू कर देंगे, घर ले लेंगे और वहां पे हमारी सेटलमेंट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कनाडा है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और यहाँ पे यूरोपीय यूनियन यूरोप में वाक़ है, इस वजह से कोई भी किसी तरह का भी इनकी मेंबरशिप आपस में नहीं है। सवाए जो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है उसके मुताबिक इनका वर्क एक्सपीरियंस एक प्रोग्राम है, उसी में है, वो भी 30 साल की उम्र तक वो भी वर्क एक्सपीरियंस के लिए वहां के लोग यहाँ और यहाँ के वहां जाते हैं। सेटलमेंट के लिए वहां पे पहले काफी आसानी थी, लेकिन रिसेंटली वहां पे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से उन्होंने भी काफी ज्यादा सख्ती कर दी है, जिसमें अब आपको पहले विजिट वीजे पे आप जाते थे तो LMIA ले लेते थे, लेकिन अब वहां पे LMIA नहीं मिलता। उन्होंने विजिट वीजे पे पाबंदी लगा दी है कि विजिट वीजे पे जाके आप LMIA नहीं ले सकते। इस वजह से अब आप यहीं पे वर्क परमिट अप्लाई करेंगे और वर्क परमिट के जरिए वहां पे जा सकेंगे, वहां पे काम कर सकेंगे और वहां पे सेटलमेंट कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे से वैसे विजिट पे जाते हैं, जैसे कि कनाडा का भी ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, उसके बगैर आप कनाडा फ्लाई नहीं कर सकते, वीजे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ETA लाजमी तौर पे आपने पहले पास करवाना होता है। तो वहां पे जाने के बाद अगर आप वहां पे काम करते हैं अपने विजिट वीजे पे और पकड़े जाते हैं तो आपको 5 साल 10 साल या ताहयात आप पे बंदी लग सकती है, अगर आप कनाडा द्वारा इंटर नहीं हो सकते। इस वजह से
अगर आप वहां पे वर्क परमिट या सेटलमेंट की नीयत से जाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे अपने प्रोफेशन के मुताबिक वहां पे कंपनी तलाश करें और वहां पे अपना जो है वो वर्क परमिट हासिल करें और वहां पे जाके फिर आप सेटलमेंट कर सकते हैं। बहरहाल काफी लोग जो मेरे करीबी कुछ दोस्त या उनके आगे दोस्त जानने वाले थे जो वहां पे गए थे लेकिन वहां पे सेटल नहीं हो सके, वहां पे मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से यूरोपियन खासतौर पर जो यहाँ पे रहने के आदी हैं उनका वहां पे सेटल होना इतना ज्यादा आसान या इतना ज्यादा उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे डिप्रेशन की काफी ज्यादा मसले मसाइल हैं, सर्दी की काफी ज्यादा मसले मसाइल हैं, कुछ वर्क भी आजकल कंडीशन वहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जो कि वहां पे सेटलमेंट के लिए मेन बड़ी जो रुकावटें हैं उनमें से एक है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिली नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।